अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। जिस वाक़े की तफसीलात हम आपको बताने जा रहे हैं, कमज़ोर दिल अफराद इसे ना देखें, बच्चे इसे ना देखें। एक और ख़ातून जिसने अपने शौहर से खुला लेने के लिए अदालत से रुजू किया, उसे उसके शौहर ने ही कत्ल कर दिया है और ख़ातून की वालदा को भी गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया है। मुल्तान के महल्ला गरीब नवाज़ में शौहर मोहम्मद नईम ने ससुराल में घुसकर बीवी और सास पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में बीवी आमना बीबी जाबाहक हो गई, जबकि उनकी वालदा आबदा बीबी शदीद ज़ख्मी हो गई। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि पिस्तौल हाथ में लिया शख्स जो कि खातून का शौहर है, वो उनके पीछे घर में जाता है और फिर एक गोली की आवाज़ आती है जो मुबैना तौर पर उसकी बीवी यानी आमना बीबी को लगती है। फिर बच्चा घर से निकल कर भागता है, एक बच्ची घर से निकलती है, दूसरी बच्ची सहम कर उसके पास आती है। फिर मकतूला आमना बीबी की माँ आबदा बीबी घर से बाहर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अगले ही लम्हे मुलजिम बाहर आता है, मकतूला की माँ भागने की कोशिश करती हैं और फिर उन्हें भी पीछे से गोली मारता है, यानी अपनी सास को, मकतूला की माँ को गोली मारता है जो उनकी कमर पर लगती है। पुलिस के मुताबिक वाक़या आज सुबह 11:15 बजे के करीब पेश आया। आमना बीबी कुछ अरसे से अपने शौहर से नाराज़ थी। वो घरेलू नाचाकी की वजह से अपनी वालदा के घर रह रही थी। आमना बीबी ने शौहर से खुला के लिए दावा दायर कर रखा था। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान केस फैमिली कोर्ट में ज़ेरे समाअत था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने इसी रंजिश की वजह से फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद नईम अपने ससुराल पहुंचा। मुलजिम के पास 30 बोर का पिस्तौल था। उसने अपनी अहलिया आमना बीबी को निशाना बनाया। फायरिंग से आमना बीबी सीने में गोली लगने से शदीद ज़ख्मी हो गई। मुलजिम ने अपनी सास आबदा बीबी पर भी फायरिंग की और आबदा बीबी की कमर में भी गोली लगी और वो ज़ख्मी है, मगर उनकी बेटी आमना बीबी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में दम तोड़ गई और वाक़े के बाद मुलजिम मौके से फ़रार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मोहम्मद नईम की तलाश जारी है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने मकतूला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक मुलजिम नईम काफ़ी अरसे से बेरोज़गार था। उसकी मकतूला आमना बीबी से नाचाकी चल रही थी, जिसकी इतला 15 को भी दी जा चुकी थी और अदालती दावा भी दायर किया हुआ था। मुलजिम नईम ज़बरदस्ती आमना बीबी को अपने साथ ले जाना चाहता था। वो नहीं गई तो कत्ल कर दिया, उनकी माँ पर भी हमला कर दिया। फिर वही हुआ जो होता आ रहा है। एक खातून ने घरेलू तनाज़े की वजह से इस मुल्क के कानून के मुताबिक खुला की दरख्वास्त दायर की। मामला अदालत में गया, मगर उसके शौहर ने अदालती फ़ैसले से पहले ही खुद कानून हाथ में लिया, उसे कत्ल कर दिया, क्योंकि उसे खातून का ये हक़ मंजूर नहीं था कि वो इस मुल्क के कानून के मुताबिक अदालत से रुजू करे, उसके साथ ना रहने का फ़ैसला करे, उससे खुला ले और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का फ़ैसला करे। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान के CPO डोगर साहब। साथ ही डोगर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डोगर साहब, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है, हमने अपने नाज़रीन के सामने रखी है। शौहर जिससे बीवी ने खुला का दावा किया हुआ था, उसने बीवी को मारा, घर में घुसकर मारा, सास की कमर पर गोली मारी, सब कुछ फुटेज मौजूद है। भाई ने FIR कराई है जिसमें बताया है कि नाचाकी चल रही थी, उसके बावजूद मारा, कि खुला ली हुई थी। क्या इस वक्त तक आपकी तफ्तीश और तहकीक कहती है? ऐसा बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें सुबह ये अपने बच्चे को लेने के दिया है। उस दौरान इनकी आपस में तल्ख कलामी हुई है, फिर फायरिंग हुई है, जिससे उसकी बीवी की डेथ हो गई है। उसकी जो साथ थी बाहर गली में थी, उसको उसने फायर मारा है और सर ये मफरूर हुआ है। इसके हमें वेयर अबाउट पता है, इंशाल्लाह हम रात को गिरफ्तार कर लेंगे। मतलब बच्चे को लेने आया था, पिस्तौल लेके आया था, यानी कि मार नहीं आया था ना? ऐसा नहीं है कि गया है नाचाकी होने के बाद और फिर पिस्तौल लेके आया है। आप वेयर अबाउट्स का कह रहे हैं, आपको पता है, तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी है? सर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। टीम्स गई हुई हैं 2-3 जगहों पे जहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है, जहाँ पे कत्ल करने के बाद ये गया था। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इंशाल्लाह हम गिरफ्तार करेंगे इसको। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, हमारी हमदर्दियाँ फैमिली के साथ है और इंशाल्लाह हम गिरफ्तार करेंगे इसको। और सब खुला का दावा किया हुआ था, FIR में भी उनके भाई ने बातें बताई हैं मकतूला के। इसकी शख्सियत के हवाले से, इसके हवाले से क्या तहकीक की है? ये क्या ये इतला दुरुस्त है कि नशे में भी मुलविस था? बेसिकली जो नाचाकी की वजह थी कि ये बेरोजगार था, इन्होंने इसको जो ससुराल वाले थे सऊदी अरब भी भेजा था अपने खर्चे पे, लेकिन वहाँ पे भी ये एडजस्ट नहीं हो सका है। जब वापस आया तो फिर नाचाकी होगी। खुला के लिए उसने दावा किया था, अभी तक ज़ेर समाअत था अदालत में। नशे की इतलात हैं कि नशा करता है। अब गिरफ्तारी होगी तो हम कंफर्म कर सकेंगे। मतलब आमतौर पर पुलिस दावा कर देती है ट्रेस कर लिया है, फिर बाद में गिरफ्तारी नहीं होती है, तो अगर आपने ट्रेस कर लिया है तो कब तक गिरफ्तार हो जाएगा?
जारी बात है, मफरूर हो गया ना, भाग गया वहाँ से। और इसका पिंडी का रहने वाला, रावलपिंडी का, वहाँ पे इसके ज़ईफ़त उमर वालिद होते हैं। वालिद ने भी इसको आग किया हुआ था इसकी इसी तरह की हरकतों की वजह से। तो मसाइल इसलिए आ रहे हैं कि इसका अपना घर नहीं है, कोई दोस्तों के पास रहता है, मुख्तलिफ जगहों पे इसने रिहायश करता था। तो उसके दोस्तों से बात की है, तफ्तीश की है पुलिस ने? जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि टीम हमारी गई हुई है और हम बड़े होपफुल है कि ओवरनाइट हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू करते हैं कि सीपीओ मुल्तान कह रहे हैं कि इसको जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पिम्स अस्पताल के नर्सरी वार्ड में आतिश ज़दगी के सानहे में 14 नौमौलूद बच्चों की जान चली जाने के बाद पिम्स में फायर सेफ्टी इंतजाम के हवाले से संगीन गफलत की मजीद तशवीशनाक तफसीलात सामने आ रही हैं, जो ये वाज़े कर रही हैं कि मुल्क के दारुल हुकूमत के अस्पताल में मरीज़ों और आवाम की हिफाजत के हवाले से वफाकी हुकूमत, इस्लामाबाद इंतज़ामिया और ज़िम्मेदार इदारे कितने संजीदा हैं। और वो पिम्स अस्पताल में 14 नौमौलूद बच्चों की अमवात को महज एक हादसा करार देकर जान नहीं छुड़ा सकते या बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, क्योंकि अस्पताल में फायर सेफ्टी के इंतजामात नाकाफ़ी, नाक़िस और मुकर्ररा स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थे। और अब नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा की ज़राए से खबर के मुताबिक पिम्स अस्पताल के पास फायर सेफ्टी का NOC ही मौजूद नहीं। जबकि मजीद हैरानकुन और तशवीशनाक खबर यह है कि इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो इस्लामाबाद के अस्पतालों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की जिम्मेदार अथॉरिटी है और लाइसेंस का इजरा करती है, उसके पास खुद फायर सेफ्टी कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही मौजूद नहीं है। और अथॉरिटी के अपने दफ्तर में फायर सेफ्टी के इंतजाम नाक़िस हैं। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी फायर सेफ्टी इंतजाम और फायर डिपार्टमेंट के NOC के बगैर ही लाइसेंस की तजदीद कर देती है। ज़राए के मुताबिक CDA अस्पतालों को फायर सेफ्टी इंतजाम के बगैर सर्टिफिकेट देने पर 2 बार अथॉरिटी को ख़त लिख चुकी है, लेकिन अथॉरिटी की जानिब से ख़त का कभी जवाब ही नहीं दिया गया। ये तशवीशनाक तफसीलात किसी भी हंगामी हालत से बचाव के हवाले से हुकूमती संजीदगी और तैयारियों को वाज़ेह कर रही है। साथ ही नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़ पिम्स अस्पताल में ख़राब AC और टूटे तारों की तस्वीर और वीडियो सामने लाए हैं। पिम्स के ज़राए के मुताबिक AC मुख्तलिफ औकात में स्पार्क करते रहते हैं। उनकी मरम्मत का ठेका निजी कंपनी के पास है। इसके अलावा अरफा फिरोज़ ने पिम्स अस्पताल के दीगर शोबों में फायर सेफ्टी इंतजाम के हवाले से तशवीशनाक सूरत हाल बताई। पिम्स के गायनी वार्ड में तो एक अंधोनाक वाक़या पेश आया और उस पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या वहाँ जो इमरजेंसी की सूरत हाल थी या जो एक फायर एक्सटिंग्विशर थे वहाँ के इंस्टॉल थे, नहीं थे। लेकिन हमने सोचा कि हम जो बाकी वार्ड्स हैं पिम्स की, वहाँ जाते हैं और वहाँ देखते हैं क्या ये फायर एक्सटिंग्विशर्स वहाँ नजर आते हैं या नहीं। तो एक तो हम पहले गए OPD, ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ मतलब जो पहले इमीडिएट जो आपको चाहिए होती है तिब्बी इमदाद, आप एक मरीज हमेशा जो वो OPD में लाया जाता है। मुख्तलिफ हम आगे पीछे सेक्शन में गए और वहाँ हमें एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नजर नहीं आया। हमें जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं वो तो हमें उनके डब्बे नजर आए, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो नजर नहीं आया। हमने कहा चलें ये तो एक वार्ड की बात है, शायद यहाँ ना इंस्टॉल किया गया, इंस्टॉल कर रहे होंगे। हमने कहा कि हम दूसरी वार्ड में चले आते हैं जो बिल्कुल इसके साथ ही है और वो चिल्ड्रंस वार्ड है। वहाँ भी अफसोस के साथ हमें कोई भी आग बुझाने के आला नजर नहीं आए। अब हमें ढूंढने पर भी कोई अगर फायर एक्सटिंग्विशर नजर नहीं आए तो इसका मतलब यह है कि कोई आम अगर शहरी होगा और यहाँ कोई मसला होता है, कोई आग लगती है, तो वो फिर आगे पीछे जो है वो ढूंढने अगर निकल जाएगा तो मेरे ख्याल से उसकी जो है वो जान जाने के ज्यादा जो है वो इम्कानात होंगे। तो ये जो है वो पिम्स के मुख्तलिफ वार्ड्स का सूरत हाल है। अब आगे पीछे कहीं कोने खुदरे में कहीं अलमारी खोल के अगर कहीं रखा हो फायर एक्सटिंग्विशर तो वो अलग बात है, लेकिन सामने हमें किसी भी वार्ड पर कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नजर नहीं आया। पिम्स अस्पताल में आग लगने की वजूहात, रेस्क्यू कार्रवाइयों और जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात जारी हैं। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। 48 घंटों में अबूरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की थी। गुज़िश्ता रात कमेटी के सरबराह शाहिद खान ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया था और आज तहकीकाती कमेटी ने कई अफराद से पूछगछ की है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा की ज़राए से खबर के मुताबिक पिम्स के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 4 अफसरान ने तहकीकाती कमेटी को तहरीरी बयान जमा करा दिए हैं। कमेटी ने पिम्स हेल्थ मैनेजमेंट के अमले से भी पूछगछ की है। तहकीकाती कमेटी के नुमाइंदे ने नर्सरी के अमले से सवालात किए। नर्सरी के अमले से तहरीरी बयान भी तलब कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी ने पिम्स अस्पताल की नर्सरी की CCTV का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है और फुटेज का जायजा लिया गया है। साथ ही आग लगने की वजूहात से मुतालिक इंतजामिया के बयान और CCTV फुटेज का मवाजना किया गया है। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी को 26 अगस्त का ड्यूटी रोस्टर भी जमा करा दिया गया है। कमेटी को फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी डिपार्टमेंट की जानिब से भी रिपोर्ट पेश की गई है। इसके अलावा आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत के अरकान ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया और डॉक्टर्स और अमले से मालूमात हासिल की। कमेटी के सरबराह डॉक्टर महेश कुमार मलानी ने कहा गया था कि एक पुराने AC से स्पार्क निकला, लेकिन हमें बताया गया है
कि वो एसी काफ़ी अरसे से काम ही नहीं कर रहा था, जबकि 2 पोर्टेबल एसी लगे हुए थे। उन्होंने मजीद कहा कि कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि फ़िलहाल किसी को आग लगने की वजह नहीं पता। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने हमें बताया कि सीसीटीवी फुटेज से ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि स्पार्क एसी से ही निकला था। ये जो कहा गया कि एसी से एक स्पार्क निकला था जिससे ये आग भड़की है 1 मिनट में, तो वो हमने यहाँ देखा और यहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की। वो एसी काम ही नहीं कर रहा था कि काफ़ी अरसे से, और बाकी 2 एसी जो थे वो पोर्टेबल एसी थे। मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब ने भी ये उसको ऐसे ब्रीफ किया गया था कि उस पुराने एसी से स्पार्क हुआ है, लेकिन यहाँ किसी ने, डॉक्टर ने कहा है कि एक गुच्छा था वायरों का, उससे ये स्पार्क निकला था। तो किसी ने ये नहीं देखा कि ये स्पार्क कहाँ से निकला, कैसे हुआ। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि सोर्स ऑफ फायर का किसी को मालूम नहीं है। तो ऑक्सीजन भी पूरी कंसील्ड होती है और बच्चों को वो ऑक्सीजन मिली होती है, या तो वो ऑक्सीजन का जो कंसील्ड पाइप थे उसमें कोई फॉल्ट था। हमने ईडी से पूछा, ईडी ने सबको ये कहा कि वो भी उस सीसीटीवी में जाहिर नहीं है कि वो स्पार्क एसी से निकला है। पिम्स के नर्सरी वार्ड में आग लगने और 14 नौमौलूद बच्चों की अमवात के बाद इस्लामाबाद के दूसरे बड़े अस्पताल पोली क्लिनिक में भी फायर सेफ्टी मैकेनिज्म मौजूद न होने की तशवीशनाक खबर सामने आ गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा की खबर के मुताबिक दूसरे बड़े अस्पताल पोली क्लिनिक में भी फायर सेफ्टी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। पोली क्लिनिक अस्पताल में ना स्मोक डिटेक्टर्स हैं और ना ही फायर सेफ्टी आलात मौजूद हैं। पोली क्लिनिक अस्पताल इंतजामिया की जानिब से फायर डिपार्टमेंट से एनओसी भी नहीं लिया गया। CDA ने अस्पताल इंतजामिया को फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल के लिए खत लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके अलावा इस्लामाबाद के CD अस्पताल में भी फायर सेफ्टी के हवाले से अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जानिब से इजलास किया गया। दुआ मिर्ज़ा की ज़राए से खबर के मुताबिक CD अस्पताल में फायर सेफ्टी के इंतजाम मौजूद नहीं हैं। अस्पताल में इमरजेंसी इनखला के रास्ते और फायर कंट्रोल के आलात मौजूद नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज अब तक CD अस्पताल को 7 खत लिख चुकी है। पिम्स अस्पताल में आतिशबाजी के बाद मुल्क के दीगर शहरों के अस्पतालों में नाकिस फायर सेफ्टी इंतजाम की तफसीलात भी सामने आ रही हैं। आज कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ यानी NICH के हवाले से इसी तरह की तशवीशनाक खबर सामने आई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाल असलम की ज़राए से खबर के मुताबिक NICH में फायर सेफ्टी के नाकिस इंतजाम का इंकिशाफ हुआ है। बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट्स भी बंद होने का इंकिशाफ हुआ है। अस्पताल में कई फायर एक्सटिंग्विशर्स ख़राब हैं। ज़राए के मुताबिक अस्पताल में फायर एक्सटिंग्विशर्स की तवील अरसे से टेस्टिंग और मॉनिटरिंग नहीं हुई है। NICH में मौसर फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं है। साथ ही साथ 10 सालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले को फायर सेफ्टी ड्रिल या तरबियत नहीं दी गई है। NICH में गुज़िश्ता 6 साल के दौरान आग लगने के 2 बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं। खबर के मुताबिक डायरेक्टर NICH डॉक्टर नासिर सडल का कहना है कि अस्पताल के इमरजेंसी एग्जिट्स को सिक्योरिटी के लिए बंद किया हुआ है। माजी में काफ़ी चोरी की वारदातें हुई हैं। अमले के पास इमरजेंसी एग्जिट्स के दरवाज़ों की चाबियां हैं। अस्पताल में कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो जिम्मेदार अमला होगा। डायरेक्टर NICH ने मजीद कहा कि अस्पताल में फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं, अमले की फायर फाइटिंग की तरबियत नहीं हुई है। इस हवाले से मीटिंग कर रहे हैं। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाल असलम ने कराची के जिना अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल में फायर सेफ्टी के नाकिस इंतजामात और अमले की तरबियत ना होने की तशवीशनाक खबर दी थी। और आज जिना अस्पताल में फायर सेफ्टी इंतजामात के हवाले से 8 रुकनी फायर फाइटिंग कमेटी कायम कर दी गई है, जो हिफाजती इक़दाम तजवीज़ करेगी और इंतजामिया को सिफारिशात देगी। इसके अलावा आज नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम ने हैदराबाद के सिविल अस्पताल में नाकिस फायर सेफ्टी इंतजाम की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें फायर सेफ्टी के इंतजाम ना होने की तफसीलात बताई गई हैं। इस वक्त सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो ज़्यादातर या तो खाली हैं या एक्सपायर हैं। अगर बात की जाए हंगामी सूरत हाल में हंगामी अखराज के हवाले से तो कई जगहों पर वो भी नहीं है। स्मोक डिटेक्टर्स की बात की जाए तो वो उसका कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर मौजूद नहीं है। फायर अलार्म्स यहाँ पर बच जाएँ तो वहाँ पर फायर अलार्म्स भी यहाँ पर सूरत नहीं है। यही सूरत हाल ना सिर्फ सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद की है बल्कि दीगर जो सरकारी अस्पताल हैं, तालुका अस्पताल हैं, रूरल हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। इस हवाले से हमारी सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के जो तर्जुमान हैं डॉक्टर अली गौहर, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स वो उन्हें अक्सर व बेशतर जो खाली हो जाते हैं उनकी रीफिलिंग का अमल जारी रहता है। इसके साथ ही साथ उनका ये कहना है कि सानिया पिम्स के बाद जो स्मोक डिटेक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर नस्ब करने जा रही है, फायर अलार्म्स भी यहाँ पर नस्ब करने जा रही है। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी नूर हुसैन वो भी अपने तालुके में आने वाले अस्पतालों का विजिट कर रहे हैं, जिनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि हुकूमत सिंध की जानिब से सानिया पिम्स के बाद तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम सरकारी अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए।
साथ ही कल नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार रावलपिंडी के PKLI यूरोलॉजी समेत बड़े अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम के हवाले से तशवीशनाक तफसीलात सामने लाए थे, जबकि आज फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल 1 और एलाइड अस्पताल 2 में फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजाम की तफसीलात सामने आई हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमाद अहमद की खबर के मुताबिक दोनों अस्पतालों में हाइड्रेंट्स और वाटर स्प्रिंकल्स मौजूद नहीं हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स की तादाद भी कम है, साथ ही स्मोक डिटेक्टर्स और फायर अलार्म भी फाल नहीं है। मुख्तलिफ वार्ड्स में इमरजेंसी एग्जिट्स भी मतलूबा स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। खबर के मुताबिक MS एलाइड अस्पताल का कहना है कि फायर सेफ्टी के लिए मीटिंग कॉल की है, खामियों को दूर कर रहे हैं। हाइड्रेंट्स मौजूद हैं मगर कुछ अरसे से गैर फाल हैं। हंगामी रास्तों के प्लान के लिए आगाही बोर्ड आवेजा नहीं है, इसलिए पैनाफ्लेक्स लगवा रहे हैं। MS के मुताबिक मजीद फायर एक्सटिंग्विशर्स और सेफ्टी आलात खरीद रहे हैं। नर्सरी वार्ड में 100% इंतजाम मुकम्मल हैं। अमले को आग बुझाने की तरबियत भी देते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमाद अहमद की रिपोर्ट देखिए। जिला के सबसे बड़े अस्पतालों अलाइड अस्पताल 1 और अलाइड अस्पताल 2 में हाइड्रेंट्स और वाटर स्प्रिंकल्स मौजूद नहीं। फायर एक्सटिंग्विशर्स की तादाद भी जरूरत के मुताबिक नहीं। अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मोक डिटेक्टर्स और फायर अलार्म भी मुकम्मल तौर पर फाल नहीं। हंगामी सूरत हाल में मरीजों के इनखला के रास्तों पर कहीं ताले हैं तो कहीं दरवाजों के सामने बेड लगे हैं। THQs में फायर सेफ्टी इंतजाम की सूरत हाल इससे भी ज्यादा गंभीर है। जो भी लगे हुए हैं वो हमने अपने हिसाब से लगाए हुए थे। अब उन्होंने कुछ उसमें इंडिकेशन दी है कि थोड़े कम हैं। जितने भी हंगामी रास्ते थे तो ये हमारा हेल्थ केयर कमीशन का इंडिकेटर भी है, तो ऑलमोस्ट दोबारा से हमने उनको कर दिया, एक्टिव कर दिया है। उनके आगे बेड नहीं लगा रहे। थाना पिम्स के बाद वज़ीर आला पंजाब की जानब से सेफ्टी इंतजाम बारे रिपोर्ट तलब करने पर डिविजनल और जिले इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। इसी तरह नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी की खबर के मुताबिक मुल्तान के निश्तर अस्पताल के MS का कहना है कि निश्तर अस्पताल में 300 फायर एक्सटिंग्विशर्स फाल हैं, लेकिन अस्पताल के वार्ड्स में स्मोक डिटेक्टर्स मौजूद नहीं हैं और स्मोक डिटेक्टर्स लगाने का काम जारी है। MS के मुताबिक आग बुझाने के लिए मजीद आलात खरीदे जा रहे हैं। जून में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को आग बुझाने की तरबियत दी गई। MS निश्तर अस्पताल के मुताबिक सिक्योरिटी के बाइस बंद वार्ड्स के रास्तों की चाबियाँ वहीं मौजूद होती हैं। निश्तर अस्पताल में फायर हाइड्रेंट्स मौजूद नहीं है। पंजाब हुकूमत जिला हेडक्वार्टर अस्पताल में फायर हाइड्रेंट्स लगवा रही है। साथ ही अस्पताल में आग बुझाने के आलात और सहूलतों से मुताल्लिक खामियां मौजूद हैं, जिन्हें दूर करने के लिए काम शुरू कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमे फरवा की खबर के मुताबिक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने सूबे के सरकारी और निजी अस्पतालों को फायर सेफ्टी इकदाम के हवाले से हिदायत पर मबनी खत भेज दिया है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के अस्पतालों में फायर सेफ्टी इकदाम का जायज़ा लेने का फैसला किया। आज नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही ने अपनी रिपोर्ट में ये तशवीशनाक सूरत हाल बताई है कि खैबर पख्तूनख्वा के पुराने अस्पतालों में फायर सेफ्टी आलात नस्ब नहीं हैं और आग लगने की सूरत में बड़ा हादसा हो सकता है। जबकि नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर ने पेशावर के नसरुल्लाह बाबर अस्पताल के बारे में बताया कि फायर सेफ्टी इंतजाम ना होने के बराबर हैं और सूरत हाल किसी बड़े हादसे का बाइस बन सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के अगर मुख्तलिफ अस्पतालों की बात करें जो MTI हैं, उसमें तो आग बुझाने की जदीद आलात नस्ब हैं। तहम यहाँ पर ज्यादातर सूबे में ऐसे अस्पताल हैं जो पुरानी बिल्डिंग्स में हैं, उनकी तामीर पुरानी है, तो वहाँ पर आलात नहीं है और यही वजह है कि वो किसी भी वक्त आग लगने की सूरत में बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल में, जहाँ पर आग बुझाने के आलात हैं और जो लगे हुए भी हैं वो भी खराब हैं। हमें का कहना है कि हुकूमत को रिक्वेस्ट भेजी है कि वो यहाँ पर जदीद जो आलात हैं आग बुझाने के वो नस्ब कर दें। अगर यहाँ पर किसी किस्म की आग लगने का कोई वाकया हो जाता है तो उससे बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद वाक़े के बाद नोटिस भी लिया है और मुख्तलिफ अस्पतालों की इंतजामिया को हिदायत जारी की है कि वो ऐसी हिकमत अमली तैयार करे जहाँ पर तमाम किस्म के जो आलात हैं जो आग बुझाने के होते हैं वो लगाए भी जाएं। पेशावर के सरकारी नसरुल्लाह बाबर अस्पताल में फायर सेफ्टी का इंतजाम ना होने के बराबर है। अस्पताल में आग लगने की सूरत में मरीजों और तिब्बी अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फायर सेफ्टी का निज़ाम मौजूद नहीं है। अस्पताल में रोज़ाना के हिसाब से मरीज़ इलाज के लिए आते हैं, जबकि मुख्तलिफ वार्डों में ऐसे मरीज़ भी ज़ेर इलाज है जो किसी भी हंगामी सूरत हाल के बायस खुद अस्पताल से बाहर नहीं निकल सकते। अस्पताल में फायर सेफ्टी के इंतजाम का फुकदान जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है, जो किसी भी वक्त बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता है। नसरुल्लाह बाबर अस्पताल में फायर सेफ्टी के मुनासिब इंतजाम के साथ साथ फायर अलार्म की सहूलत भी मौजूद नहीं है, जिसके बायस आग लगने की सूरत में तिब्बी अमला और मरीजों को बर वक्त इत्तला देने में भी मुश्किलात पेश आ सकती है। अस्पताल की तहकीकात कहाँ तक पहुंची है? हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा मौजूद है। दुआ, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप मुसलसल इस मामले पर रिपोर्ट कर रही हैं। आपकी खबर भी हमने आवाम के सामने रखी कि अस्पताल के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था, जिस अथॉरिटी ने देना है उसके अपने दफ्तर में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है। ये इस्लामाबाद में हो रहा है जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है। क्या मजीद तफसीलात इस हवाले से और तहकीकात कहाँ तक पहुँची?
जी बिल्कुल शाहजेब, इस्लामाबाद में जो हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको IHRA कहते हैं, वो ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि लाइसेंस देती है और हर साल ये लाइसेंस रीन्यू होता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी सरकारी निजी अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ है, जिस भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी है उसको लाइसेंस मिलता है और उस लाइसेंस के रीन्यूअल में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें एक डॉक्यूमेंट फायर डिपार्टमेंट का होता है जिसमें फायर सेफ्टी मैकेनिज़्म और इसकी ट्रेनिंग से मुताल्लिक NOC जमा करवाना होता है। लेकिन ना तो पिम्स के पास वो NOC है, ना पोली क्लिनिक के पास वो NOC है, ना CDO हॉस्पिटल के पास वो NOC है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का तो हाल फिर आप इमेजिन कर ही सकते हैं। अब होता ये है कि नवंबर दिसंबर में हमेशा हॉस्पिटल रिक्वेस्ट करते हैं कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज को कि आप एक ट्रेनिंग करवा दें ताकि हमारे पास तस्वीर का मवाद आ जाए और किसी तरह हम वो डॉक्यूमेंट जमा करवा दें। लेकिन कभी कभी तो ये तरद्दुद भी नहीं किया जाता। और इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी का अपना दफ्तर रेड क्रीसेंट की बिल्डिंग में मौजूद है और 3rd फ्लोर पे दफ्तर है जहाँ पर ख़ुद भी कोई इंतज़ामात नहीं है, इंतहाई नाक़िस इंतज़ामात हैं। और जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है जिसकी बारहा बात की जा रही है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, तो IHRA के पास अपना भी जो CDA देता है, CDA का डिपार्टमेंट कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज देता है, वो भी मौजूद नहीं है। तो NOC अगर होता तो डेफिनेटली फिर ड्रिल्स भी हुई होती क्योंकि उसमें ट्रेनिंग का पार्ट भी है, तो उससे शायद बचा जा सकता था। लेकिन आज हमने जब रिव्यू किया तो पोली क्लिनिक अस्पताल जो कि पिम्स के बाद दूसरा बड़ा अस्पताल है, उसके इंतजामात इससे भी ज़्यादा अबतर महसूस हुए। वहाँ पे तो स्मोक डिटेक्टर्स भी नहीं है, हीट डिटेक्टर्स भी नहीं है, हाइड्रेंट्स भी नहीं है और किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं। और अभी तक इस हवाले से भी सोचा भी नहीं जा रहा, शायद एक और सानहे का इंतज़ार किया जा रहा है। इसी तरह CDA अस्पताल की हालत भी कल भी मैं आपको रिपोर्ट कर रही थी कि वो भी इंतहाई बुरी है, वहाँ पर भी कोई इंतज़ामात मौजूद नहीं है। दूसरा सवाल आपने तहकीकात के हवाले से किया, तो वज़ीर-ए-आज़म ने जो कमेटी बनाई है उसकी तहकीकात में आज पेशरफ्त हुई और बयानात कलम बंद किए गए। लेकिन आज एक लतीफ़ा ही मैं इसको कहूँगी, वो ये हुआ कि पिम्स ने, अस्पताल ने अपनी एक इंटरनल कमेटी खुद बना दी। कल जल्दबाजी में बनाई गई थी और उसमें एक डॉक्टर को मेंबर बनाया गया था। बाद में पता चला कि वो डॉक्टर तो छुट्टियों पर हैं, तो आज एक नई कमेटी बनाई गई और उसमें डॉक्टर अनीसा जलील जो कि कमेटी की मेंबर भी हैं और उन्होंने नोटिफाई भी किया उस कमेटी के नोटिफिकेशन को। फिर वही मुलज़मा भी हैं क्योंकि वो डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और उन्होंने आज वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी को अपने बयानात भी कलम बंद करवाए हैं, तो उन्होंने एक और बना दिया। लेकिन इस पर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आ गया वज़ारत सेहत का और उनका कहना है कि किसी भी और कोई कमेटी का कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ एक ही वज़ीर-ए-आज़म की बनाई हुई कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं शाहिद खान। कल वो कमेटी अपनी चीज़ें पेश करेगी और CCTV फुटेजेस का मवाजना किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। बयानात नर्सिस के भी कलम बंद किए गए हैं, लवाहिकीन को इसमें किसी हद तक शामिल किया गया है, जो उनके वीडियो बयानात हैं उनको लिया गया है। लेकिन हमारी इत्तलात ये है कि डायरेक्टली अभी किसी लवाहिकीन से बात नहीं की गई। बट जितने भी सोशल मीडिया पर साउंड बाइट्स मौजूद हैं उसकी रोशनी में अभी कमेटी तमाम चीज़ें देख रही है। और जो कमेटी DC ने बनाई थी वो कमेटी चूँकि तहलील हो गई थी, तो अब ये तमाम स्टाफ उस जो वज़ीर-ए-आज़म की बनाई हुई कमेटी है उसकी मुआवनत कर रहा है। बहुत शुक्रिया, दुआ में तफसीलात बता रही थी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अस्पताल मुंतकली का मामला एक बार फिर अदालत में। हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों ने ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। हुकूमत चाहती है कि अदालत अपने 18 अगस्त के हुक्मनामे पर नज़रसानी करे जिसमें इमरान खान की अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली का हुक्म दिया गया था, जबकि इमरान खान की बहन उज़्मा खान ने हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल ना करके हुकूमत ने तौहीन अदालत की है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की बहन उज़्मा खान की दरख्वास्त समाअत के लिए 16 सितंबर को मुकर्रर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिस पर आज उज़्मा खान ने फौरी समाअत की एक और दरख्वास्त दायर कर दी है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान की जेल में सेहत बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूरी करके इमरान खान को पिम्स ले जाया गया, उन्हें तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जानबूझकर असल रूह के साथ अमल दरामद नहीं किया गया। अदालत के 18 अगस्त के हुक्म पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अदलिया के हुक्म पर मुसलसल अमल ना करना इरादी और खुली कानून शिकनी के ज़मरे में आता है। केस फिक्सेशन पॉलिसी तौहीन अदालत की फौरी समाअत में रुकावट नहीं है। इससे पहले 25 अगस्त को फौरी समाअत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। दरख्वास्त को
फौरी समाअत के लिए फिक्स किया जाए और मौजूदा या आइंदा हफ्ते समाअत की जाए। दूसरी तरफ ये खबरें सामने आ रही हैं, अगर इमरान खान के अहले खाना उनसे मुलाकातों के बाद सियासी बयानात नहीं देंगे तो मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे सीनियर साहब तजियाकार हामिद मीर साहब से। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, क्या ये खबरें दुरुस्त हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे मामला तय पा गए हैं कि फैमिली की मुलाकात इमरान खान साहब से हर हफ्ते होते रहेगी, वो फिर बाहर आकर कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं देंगे और फिर अदालत में जो चाराजोई है वो भी चलती रहेगी, जैसा कि आज भी फैमिली ने कहा कि समाअत जल्दी की जाए? देखें, जो आपका सवाल है ना, उसका जवाब तो मैं यही दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हदायत जारी की थी कि फैमिली की मुलाकात करवाई जाए, लेकिन जो भी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाए या उनसे मिले तो फिर मुलाकात के बाद वो मीडिया के साथ बातचीत नहीं करेगा और उसको पॉलिटिसाइज़ नहीं करेगा। तो ये शर्त जो थी ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आयद की गई थी और फैमिली की तरफ से अभी तक ये कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस पर अमल दरामद किया जाए। उसकी वजह से जो मुलाकातें हैं वो तसलसल के साथ हो रही हैं। पहले एक हुई, फिर दूसरी हुई और अब तीसरी भी शायद होने वाली है। तो ये मुलाकातें जो हैं, इसमें जैसे ही कोई उनकी जो बहन या कोई भी रिलेटिव जो है वो इसको पॉलिटिसाइज़ करेगा या तहरीक इंसाफ की तरफ से कहीं से बयान आएगा कि जनाब हमें इमरान खान का एक पैगाम मौसूल हुआ है उनकी बहन के ज़रिए कि ये फ़ैसला कर दिया जाए और ये कर दिया जाए और वो कर दिया जाए, तो उसके बाद फिर ये मुलाकातें रुक जाएंगी। तो अभी तक क्योंकि फैमिली जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस को रिस्पेक्ट कर रही है, इसलिए मुलाकातें चल रही हैं और आइंदा भी चलती रहेंगी। और 16 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है उसके बाद फैसला होगा कि फैमिली के अलावा भी किसी की मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को उम्मीद है कि शायद कुछ मज़ीद मुलाकातों का रास्ता भी खुलेगा। और हामिद साहब, बैरिस्टर गौहर साहब से जब सवाल होता है तो वो इस बात को नहीं मुस्तरद करते कि बातचीत किसी ना किसी लेवल पर हो रही है। जो मोहसिन नकवी साहब को नामजद ना करने का सवाल है वो आपने भी अपने प्रोग्राम में उठाया, उसकी जो लॉजिक दी गई सलमान अकबर राजा साहब की तरफ से या फिर पार्टी जो लॉजिक दे रही है वो किस हद तक तसल्ली बख्श है कि वो नामजद नहीं है तौहीन अदालत में, मगर उनके सेक्रेटरी दाखिला नामजद हैं, वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तला सब नामजद हैं। अब आपने सवाल ऐसा किया, उसको सुन के मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं आज आपके शो में आया ही क्यों, को बहाना मार देता हैं। चले अच्छा वो आ गए, तो मसला हो जाएगा। हाँ देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब जो है ना वो बड़े मुहतात आदमी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को कोई ना कोई रिलीफ मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है ये तो बाद में आया है। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से काफ़ी पहले से कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को कोई ना कोई रिलीफ मिल जाए। और ज़ाहिरी बात है इसके लिए जो उनका एक पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट है वो मोहसिन नकवी साहब हैं। बहुत से मामलात में मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने अपना पहलू बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ मामलात जो 2024 से चल रहे हैं, यानी मोहसिन नकवी साहब का और गौहर खान साहब का जो राब्ता है ये 2024 से चल रहा है, 2024 से। और जो 26 नवंबर 2024 की शाम थी उस दिन भी इन दोनों का राब्ता था और ये किसी ब्रेक थ्रू के करीब पहुंचे हुए थे, फिर वो अनफॉर्चुनेटली ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। फिर इनका राब्ता ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा बहाल होता है, फिर राब्ता ख़त्म हो जाता है। जब तक इमरान खान साहब की और गौहर साहब की मुलाकातें चल रही थी तो तब तक गौहर साहब जो हैं वो उनसे कोई इंस्ट्रक्शन ले लिया करते थे। तो आजकल वो गुजारा कर रहे हैं कि जो पुरानी इंस्ट्रक्शंस खान साहब ने दी थी उन्हीं के मुताबिक चल रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि बैरिस्टर गौहर इमरान खान के नॉमिनी हैं, इमरान खान ने उनको पार्टी का चेयरमैन बनाया है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो वो अगर इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए कोई कोशिश करते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा मज़ाहमत का सामना तहरीक इंसाफ के अंदर से करना पड़ता है, तो उसकी वजह से डिले भी होता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है ना, ये एक फेस सेविंग गौहर साहब की भी है और मेरी और आपकी भी है।
साहब, और तो फिर यानी बैरिस्टर गौहर साहब जैसी शख्सियत जिन्हें ज़ाहिर है चेयरमैन इमरान खान साहब ने बनाया, मगर जो आपने बात की कि पार्टी के अंदर से भी बड़ी उन्हें मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, उनके इख्तियारात पर भी सवाल उठता है, फैमिली के अंदर से भी अक्सर तनकीद हो जाती है जो इकदाम अनाउंस किए जा रहे होते हैं, अगर उन्हें इख्तियार दिया जाए तो मोहसिन नकवी साहब कोई ऐसी शख्सियत तो है नहीं जिनके ताल्लुकात ना हो या जो पावरफुल ना हो, वो तो निज़ाम पर ही तनकीद कर देते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो रास्ता निकल सकता है, बैरिस्टर गौहर खान साहब रास्ता निकाल सकते हैं अगर उनकी चले। नहीं, बैरिस्टर गौहर खान साहब तो 2024 में भी रास्ता निकाल चुके थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उनकी बात नहीं मानी ना। आप खुद ही याद करें, पुराने क्लिप्स निकाल लें, मैंने आपके शो में कितनी दफ़ा ये कहा है। तो पहले तो मेरी बात की तरदीद की जाती थी और बहुत से लोग जो हैं वो कहते थे जी ये हामिद मीर क्या बात कर रहा है। जब कभी ना कभी तो इमरान खान ने बाहर आना ना, कभी ना कभी तो बहुत से सवाल उससे पूछे जाएंगे ना, तो वो खुद ही बता देंगे अगर कभी उनको मौका मिला। देखें, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, तहरीक इंसाफ ने बहुत सोच समझकर एक फ़ैसला किया है। पता है उनको, सोच उनकी भी वही है जो आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब बातें कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसला किया है। इसमें आप देखें ना कि पहले सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब कुछ हार्ड लाइनर थे, ठीक है, और सुहेल अफरीदी साहब भी हार्ड लाइनर थे, लेकिन गौहर साहब जो है उनके बारे में था कि ये सॉफ्ट आदमी है, ये दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पार्टी के अंदर आपको इख्तलाफ नज़र आ रहा था। अब पार्टी ने आपस में इन्होंने सलाह मशवरा करके एक फ़ैसला किया है कि चलो यार, ये हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जनाब हम इदारों से मुहाजराई कर रहे हैं, हमारा कोई गैर मुल्की एजेंडा है, तो चलें ये एक दफ़ा हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, दुनिया को दिखा दें, सबको दिखा दें कि लो जी हम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुहाजराई नहीं कर रहे। और ये एक जेस्चर है कि जी मोहसिन नकवी साहब को तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है उसमें इन्होंने फ़रीक नहीं बनाया। और सुहेल अफरीदी साहब को ले लें, सलमान अकरम राजा साहब को ले लें, जुनैद अकबर साहब को ले लें, जितने भी हार्ड लाइनर हैं वो खुलकर मुक़तदरा पे तनकीद भी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जी इस सारे मामले का ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म साहब हैं, हालांकि अंदर से उनको भी पता है कि हुआ क्या था, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाई हम नहीं आपके साथ मुहाजराई करना चाहते, हम अपनी सियासी लड़ाई जो है वो पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ लड़ रहे हैं। तो इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका क्या रिएक्शन आता है। अगर रिएक्शन पॉजिटिव आएगा तो उनको फ़ायदा हो जाएगा, अगर रिएक्शन नेगेटिव आता है फिर भी फ़ायदा उन्हीं को होगा, क्योंकि उनके पास जस्टिफिकेशन होगी कि जनाब देख लें, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की कि हम इदारों के साथ मुहाजराई ना करें, लेकिन वही टस से मस नहीं होते। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, आज आपके सामने तफसीलात रखेंगे अहम केसेस के हवाले से एक ब्रेक के बाद। डेढ़ साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद कराची में कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कातिलों को अब तक सज़ा नहीं मिली। मुलज़िम अरमग़ान ने सिर्फ मुस्तफ़ा आमिर को ही कत्ल नहीं किया था, बल्कि जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई तो उसने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी थी, और उस फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले कराची पुलिस के DSP एहसन जुल्फ़िकार भी कई माह ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद रवां साल मार्च में इंतकाल कर गए। लेकिन मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का ट्रायल अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। कभी मुलज़िम अरमग़ान अपने वकील को अपना वकील मानने से इनकार कर देता है, तो कभी उसका जहनी तवाज़ुन ठीक ना होने का सवाल उठा दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट में मुसलसल ताख़ीर के खिलाफ मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा, जिस पर आज समाअत हुई। वाज़ेह रहे कि 23 साला मुस्तफ़ा आमिर को मुबैना तौर पर उसके दोस्तों अरमग़ान और शिराज उर्फ शावीज़ ने 6 जनवरी 2025 को कराची के इलाके डिफेंस से अगवा करके सख्त तशद्दुद के बाद कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमान ने मुस्तफ़ा आमिर की लाश उसकी अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाली और बलूचिस्तान के इलाके हब के करीब गाड़ी समेत उसे जला दिया। अहम बात यह है कि मुस्तफ़ा आमिर के लापता होने के बाद इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई नहीं की थी। वालिदैन कई दिन तक थानों के चक्कर लगाते रहे, जबकि मुस्तफ़ा आमिर की वालदा उसके दोस्तों से भी बेटे के बारे में पूछती रही। बाद में बैरून मुल्क से अगवा बराए तावान की एक कॉल उन्हें मौसूल हुई। 2 करोड़ रुपए तावान उनसे मांगा गया, जिसके बाद केस CIA पुलिस को मुंतकिल कर दिया गया। फिर पुलिस की अपनी और मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन की मालूमात की बुनियाद पर 8 फरवरी को पुलिस और CPLC ने मुलज़िम अरमग़ान के घर पर छापा मारा, जहां मुलज़िम ने पुलिस पार्टी पर ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से DSP एहसन जुल्फ़िकार समेत एक एहलकार जख्मी हो गया, जबकि अरमग़ान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर घर से भारी असलहा, हज़ारों गोलियां, महंगी गाड़ियां, कॉल सेंटर का सामान और 64 लैपटॉप भी बरामद हुए। दौरान तफ्तीश मुलज़िम अरमग़ान ने मुतज़ाद बयानात दिए और मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ करने के बाद उससे मुकर भी गया।
अगस्त 2025 में अरमगान के खिलाफ कत्ल के मुकदमे का हतमी चालान जमा कराया गया, जबकि फरवरी 2026 में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मरकजी मुलजिम अरमगान और शरीक मुलजिम शिराज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। ताहम इसके बाद से अरमगान और उसके वकील की जानिब से ताखीरी हरबों के बाइस मुकदमे का ट्रायल मुसलसल ताखीर का शिकार है। इसी दौरान मार्च 2026 में अरमगान की फायरिंग से जख्मी होने वाले डीएसपी एहसन जुल्फिकार भी इंतकाल कर गए, लेकिन मुस्तफ़ा आमिर और डीएसपी एहसन जुल्फिकार के कातिलों को अब तक सज़ा नहीं मिली है। इस सारी सूरत हाल में मुलजिमान के ताखीरी हरबों के खिलाफ मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा की दरख्वास्त पर आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान ट्रायल कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक केस के ट्रायल में ताखीर के जिम्मेदार मुलजिम अरमगान और उसका वकील हैं। सिंध हाई कोर्ट ने केस के ट्रायल में ताखीर की वजूहात को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का ट्रायल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। साथ ही अदालत ने मुलजिम अरमगान और शिराज को 23 सितंबर के लिए नोटिस करते हुए जवाब तलब कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल और पुलिस पार्टी पर फायरिंग के अलावा भी मुलजिम अरमगान को कई दीगर मुकदमात का सामना है। 16 अप्रैल 2025 को FIA में दर्ज FIR के तहत अरमगान के खिलाफ डेटा चोरी का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। पूरी सूरत हाल में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में ट्रायल में ताखीर समेत सिंध हाई कोर्ट में इस हवाले से दरख्वास्त पर बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर मौजूद है। अमीन, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अमीन, आप अदालती मामलात कवर करते हैं। मुलजिम अरमगान मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल का इल्ज़ाम, डीएसपी जब पुलिस गिरफ्तार करने गई डीएसपी ज़ख्मी हुए, वो इंतकाल कर गए, उसके बावजूद ट्रायल नहीं चल पा रहा। हाई कोर्ट में उनके वालिदैन को जाना पड़ रहा है। मुस्तफ़ा आमिर के हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि ट्रायल जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। क्या वजह है कि बात आगे नहीं बढ़ रही है? जी बिल्कुल, आज ट्रायल कोर्ट की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कोर्ट की जानिब से ये बताया गया कि कोर्ट को जनवरी में ये केस मौसूल हुआ था डिस्पोजल के लिए और उसके अगले ही महीने फरवरी में ही मुलजिम पर चार्ज फ्रेम कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद मुसलसल 3-4 पेशियों पे जो है उनके वकील जो है वो खुर्रम अब्बास पेश नहीं हुए थे, जबकि उसके बाद मुलजिम अरमगान ने जो है वो कोर्ट पर अदम एतमाद की एक दरख्वास्त दायर कर दी थी, जिसकी वजह से ये मामला आगे नहीं बढ़ा। जबकि 5 मुख्तलिफ FIR थी मुलजिम पे जो मुख्तलिफ कोर्ट्स में चल रही थी और उन तमाम केसेस को यकजा करने के लिए भी एक दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन की जानिब से दायर की गई थी, जो अब से कोई 8-10 दिन पहले अलाउ हुई है और तमाम केसेस को अब यकजा कर दिया गया है। कोर्ट की जानिब से जो आज रिपोर्ट पेश की गई है उसमें यही बताया गया है सिंध हाई कोर्ट को कि ये डिले जो है वो मुलजिम अरमगान और उसके वकला की तरफ से है। कोर्ट की तरफ से कोई इसमें डिले नहीं है और बाकायदा तौर पर ये तमाम केसेस जो हैं वो एक साथ चलेंगे। और अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पे जो है वो इन तमाम केसेस को यकजा करने की दरख्वास्त मंजूर की थी, जिसमें मुस्तफ़ा आमिर का अगवा और कत्ल है। उसके साथ मुलजिम अरमगान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं पुलिस मुकाबले के, गैर कानूनी असले के, पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी करने के, ये तमाम मुकदमात अब एक ही कोर्ट में चलेंगे। ताहम इसके बावजूद आज सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की उस रिपोर्ट को जो है अनसेटिस्फैक्ट्री करार दिया है और अदालत ने कहा है कि रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श है और अदालत ने आइंदा समाअत के लिए मुलजिम अरमगान और शिराज को नोटिस जारी किए हैं कि उनका भी जवाब आइंदा समाअत पर जमा कराया जाए ताकि पता चले कि डिले किस तरफ से है और क्यों है। तो अब अदालत इसके बाद फाइनली कोई ऑर्डर जारी करेगी, यकीनन कोई टाइमलाइन दी जाएगी ट्रायल कोर्ट को कि वो जल्द अज जल्द इस केस को जो है वो डिसाइड करें। और अगर अदालत टाइमलाइन देती है तो उस सूरत में ये मुमकिन होगा कि जो अरमगान के वकला या अरमगान जिस तरीके से ट्रायल में ताख़ीर का बाइस बन रहे हैं वो फिर ना बने। आपका तजर्बा क्या कहता है इस हवाले से? जी, जो फिर गैर ज़रूरी अल्तवा होगा, क्योंकि जब सिंध हाई कोर्ट एक टाइम लाइन डिसाइड कर देती है अमूमन 30 दिन में या 2 माह में ट्रायल कोर्ट को का केसेस का फ़ैसला करना होता है, तो फिर अदालत जो है वो गैर ज़रूरी अल्तवा नहीं देती है। अगर कोई बहुत ज़रूरी अल्तवा की दरख्वास्त होती है तो सिर्फ उसको कंसीडर किया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि डे टू डे केसेस की हेयरिंग भी होती है ट्रायल कोर्ट्स में, क्योंकि सुपीरियर कोर्ट्स की डायरेक्शंस होती है कि इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो हो सकता है कि सिंध हाई कोर्ट ऐसे कोई अहकाम जारी करे जिसमें कोई टाइम फ्रेम दिया जाएगा ट्रायल कोर्ट को कि इतनी मुद्दत में इस केस को जो है वो निपटाया जाए। क्योंकि अभी जो लास्ट हेयरिंग हुई थी उसमें मुलजिम अरमगान और उसके वालिद के ख़िलाफ़ जो बेल एप्लीकेशन उन दोनों की तरफ से फ़ाइल की गई थी, तो उनके वकील के बजाय उन दोनों ने खुद वो दलाइल दिए हैं अपने केसेस में। कई दफ़ा मुलजिम की तरफ से ये भी कहा जाता है कि फ़लाँ वकील मेरा नहीं है, मैं अपना केस खुद चलाऊँगा, और कई दफ़ा उनकी तरफ से ये
6 दरख्वास्तें भी दायर की गई हैं उनकी वालदा की तरफ से मुलजिम अरमगान के कि उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, माहिर नफ्सियात से उसका मुआयना कराया जाए। तो इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल करते करते अब इस मरहले पे ये केस आ गया है कि जो मुद्दई मुकदमा है वजीहा आमिर, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया कि और उनका ये कहना है कि ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शन दी जाए कि जल्द अज जल्द इस केस को निपटाया जाए। और अब अदालत ने एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है ट्रायल कोर्ट की, जिसमें यह बताया गया है कि जो इल्तवा है वो मुलजिम और उसके वकला की तरफ से है, ट्रायल कोर्ट की तरफ से कोई इसमें डिले नहीं है। और अब अदालत ने मुलजिमान को नोटिस जारी किए हैं कि उनका भी जवाब आने के बाद अदालत इस केस को फाइनली डिसाइड करेगी कि इसमें कोई टाइम फ्रेम दिया जाता है या इस हवाले से कोई और अहकाम जारी किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर, इस हवाले बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज सिंध हाई कोर्ट में एक अनोखा वाकया पेश आया कि जिसमें अदालत ने मंशियात बरामदगी के एक केस में 2 मुलजिमान को तो जमानत पर रिहा कर दिया, मगर केस के तफ्तीशी अफसर के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया और अदालत के हुक्म पर तफ्तीशी अफसर को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश भी किया गया। और इस समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने पुलिस के तफ्तीशी अफसर पर सख्त बरहमी का इजहार किया और इस समाअत ने संगीन केसेस में सिंध पुलिस की तफ्तीश और कार्रवाई पर तशवीशनाक सवालात खड़े कर दिए। समाअत के आगाज़ में जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने तफ्तीशी अफसर की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार करते हुए बोर्ड बेसन थाने की पुलिस को तफ्तीशी अफसर को हथकड़ी लगाकर पेश करने का हुक्म दिया। इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने बोर्ड बेसन थाने के एएसआई से कहा कि तफ्तीशी अफसर के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए थे, जिस पर एएसआई ने जवाब दिया कि तफ्तीशी अफसर को लेने गया था लेकिन वो अपने घर पर ही नहीं था। जिसके बाद जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने एएसआई को सख्ती से हुक्म देते हुए कहा कि तफ्तीशी अफसर को हथकड़ी लगाकर आधे घंटे में मेरे सामने पेश करो वरना तुम्हें जेल में डाल दूंगा। समाअत के दौरान मुलजिमान के वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिमान के खिलाफ 20 मार्च को थाना बोर्ड बेसन में मुकदमा दर्ज किया गया था और 5 माह से मुलजिमान जेल में हैं, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने अब तक चालान पेश ही नहीं किया। वक्फे के बाद केस की दोबारा समाअत हुई तो बोर्ड बेसन पुलिस ने केस के तफ्तीशी अफसर को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश कर दिया और समाअत के दोबारा आगाज़ पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने केस के तफ्तीशी अफसर पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि अदालत के बुलाने पर पेश क्यों नहीं हुए थे तुम, केस का चालान क्यों पेश नहीं किया, क्या वर्दी का भूत दिमाग पर सवार हो गया है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने मजीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि ऐसे नाअहल पुलिस एहलकार को निकाल क्यों नहीं देते। इस दौरान तफ्तीशी अफसर नासिर खान ने अदालत को बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से चालान जमा नहीं करवा सका। तफ्तीशी अफसर के इस बयान पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि ये हालात हैं पुलिस के, जो अनफिट होता है वो पुलिस में लगा दिया जाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किराए के घर में रहता हूँ, ये कोई बात हुई? आखिर कौन से मुल्क में हम रहते हैं, किन लोगों से हमारा वास्ता है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने मजीद कहा कि मुलजिम जेल में पड़े हैं और तफ्तीशी अफसर चालानी जमा नहीं करवा रहा, ऐसे तफ्तीशी अफसर को पुलिस से निकाल क्यों नहीं देते, इससे जान छुड़वाओ। तफ्तीशी अफसर को तरक्की किसने दी, दरख्वास्त लेकर इसे रिटायर करो, ऐसे लोगों को तो पेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए। इस दौरान बोर्ड बेसन थाने के एएसआई ने अदालत को बताया कि इस तफ्तीशी अफसर की रिटायरमेंट में 3.5 साल रह गए हैं, अभी ये मुअत्तिल है। समाअत के बाद अदालत ने मुलजिम फैसल और याकूब को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। साथ ही अदालत ने डीआईजी साउथ को तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने का भी हुक्म दे दिया। एक मुअत्तिल तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट जमा नहीं करा रहा था, अदालत बुला रही थी, नहीं आ रहा था, अदालत को हथकड़ी लगवा कर उसे बुलाना पड़ा। ये हो रहा है सिंध पुलिस में। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मीर रज़ा अली केस में सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर कायम किए गए जुडिशल कमीशन ने बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। जुडिशल कमीशन ने मीर रज़ा अली की फैमिली और उनके वकील जिब्रान नासिर को 28 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही सिंध हुकूमत के फोकल पर्सन को भी जुडिशल कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है। मीर रज़ा अली की लाश मिले तकरीबन 1 माह होने को है, मगर पुलिस की तहकीकात ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी है। पहले मीर रज़ा अली की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तनाज़ा हुआ। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने हमारे प्रोग्राम में आकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियों और गलतियों की निशानदेही की और ये बात भी बताई कि मीर रज़ा अली की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जवाबात से ज़्यादा सवालात पैदा करती है, जिसके बाद मीर रज़ा अली की फैमिली की दरख्वास्त पर दोबारा कबर कुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म दिया गया, मगर सिंध हुकूमत ने दूसरे पोस्टमार्टम से 1 रात पहले मेडिकल बोर्ड तब्दील करके इस मामले को भी मुतनाज़ बना दिया। फिर फैमिली ने नए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने दोबारा पहले मेडिकल बोर्ड की बहाली का हुक्म दिया और फिर मीर रज़ा अली के दूसरे पोस्टमार्टम में गोली पीछे से लगने, जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात मिलने की रिपोर्ट आई, जिस पर सिंध हुकूमत ने पहली तहकीकाती टीम को ख़त्म करके नई तहकीकाती टीम कायम कर दी, जिसने मामले की तहकीकात शुरू कर दी, मगर नई तहकीकाती टीम भी अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि फैमिली ने कहा था कि JIT से तहकीकात कराई जाएं। फिर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल को जुडिशल कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन को इब्तिदाई तौर पर 30 दिन में
तहकीकात मुकम्मल करने की जिम्मेदारी दी गई है। कमीशन के लिए 4 टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी तय किए गए हैं। जुडिशल कमीशन गवाहों को तलब कर सकेगा, उनके बयानात हल्फ पढ़ ले सकेगा, रिकॉर्ड और दस्तावेजात भी तलब कर सकेगा। तमाम मुतल्लिका महकमे और सरकारी एहलकार कमीशन से ताउन करने के पाबंद होंगे, मगर फैमिली का मुतालबा रहा कि तहकीकात में वफाकी इदारों को भी शामिल किया जाए। मीर रज़ा अली की फैमिली ने जुडिशल कमीशन के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की हुई है, जिस पर अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए हैं और 31 अगस्त तक जवाब तलब किया है। अब एक तरफ जुडिशल कमीशन ने तहकीकात शुरू कर दी है, दूसरी तरफ मीर रज़ा अली की फैमिली JIT के मुतालबे पर कायम है और अदालत में भी ये मामला ज़ेर समाअत है। ऐसे में अहम सवाल यही है कि मीर रज़ा अली की मौत के असल हक़ाइक़ आखिर कब सामने आएंगे और क्या जुडिशल कमीशन इस केस में उठने वाले सवालात का जवाब दे सकेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह।